अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। समस्त शुभेच्छुगण एवं समस्त भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का प्रसंग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह से संबंधित विषयों पर विचार कर रहे हैं। विवाह का निर्णय में 3 प्रकार के बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रथम, मेलापक विचार। लड़का लड़की के नाम राशि से कितने गुण आए, कितना गुण ग्राह्य करना चाहिए। इसमें 8 कूटों का विचार करते हैं। वर्णो वस्यो तथा तारा योनि च ग्रहमैत्रकम गणकूटम भकूटम च नाड़ी चेते गुणाधिका। 8 चीजों को विचार करके मेलापक विचार करते हैं। दूसरा विचार मंगल का विचार करते हैं। मंगल मतलब कुज ग्रह से यहाँ पर सभी पाप ग्रहों का ग्रहण किया गया है। यह सामान्य सभी लोग जानते हैं, हर जगह यह प्रचलित है। लग्ने व्यय च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रामाणिक वाक्य है। आज हम सर्वप्रथम मुहूर्त से संबंधित, विवाह के मुहूर्त से संबंधित बातों पर विचार करेंगे और अन्य प्रसंगों पर आगे विचार किया जाएगा। विवाह मुहूर्त शोधन के लिए सर्वप्रथम त्रिबल शुद्धि पर ध्यान देते हैं। त्रिबल शुद्धि क्या है? स्त्रीणाम गुरु बलम श्रेष्ठम पुरुषाणाम रविर बलम तयोः चंद्र बलम श्रेष्ठम इति गर्गेण भाषितम। कन्या के राशि से गोचर में गुरु का विचार करते हैं। सूर्य वर की राशि से सूर्य का विचार करते हैं। गोचर वर्ष कहाँ पर सूर्य है। दोनों की राशि से चंद्रमा का विचार करते हैं। परंतु गुरु लगभग 1 वर्ष एक राशि पर रहता है। तो यह विचार करने के लिए यदि गुरु का विचार करते हैं तो गुरु गोचर वर्ष जन्माष्टरीश्व रिपुख त्रि चतुर्थ गोपी जीवा सुखार्ध सुख वृद्धि करो विवाह। इसी स्थान में गुरु हो तो वह गुरु विवाह के लिए शुभ माना जाता है। तो यदि 1 वर्ष तक गुरु एक ही राशि पर है, वह कन्या की राशि से यदि शुभ स्थान में नहीं है, विवाह करना है, तो क्या किया जाए? इसमें बृहस्पति का मत है कि रजस्वलायाम कन्यायाम गुरु शुद्धि न चिंतयेत। रजस्वलायाम कन्यायाम गुरु शुद्धिम न चिंतयेत अष्टमे पीक प्रकर्तव्यो विवाह त्रिगुणार्चनात्। अष्टम में भी यदि बृहस्पति है
तो त्रिगुण अर्चन करके विवाह कर लेना चाहिए। यदि वही गुरु अपने उच्च में है, अपनी राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, अपने नवमांश में है, अपने वर्गोत्तम में है, तो चौथे, आठवें, 12वें होते हुए भी गुरु शुभ माना जाता है। स्वचे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु रिस्पाष्ट तुर्जगोपिष्टो नीचा रिश्ता शुभोप्यसन। वही गुरु यदि नीच राशि में हो, शत्रु के घर में हो, तो शुभ राशि में होते हुए भी अशुभ हो जाता है। तो यह विचार, गुरु का विचार कन्या की राशि से करते हैं। उसी तरह से सूर्य का विचार वर की राशि से करते हैं, और दोनों की राशि से, वर और कन्या दोनों की राशि से चंद्रमा का विचार करते हैं। यह त्रिवल शुद्धि देख करके विवाह के मास का शोधन करते हैं पहले। तो हमारे यहाँ, हमारे उत्तर भारत में विशेष करके मार्गशीर्ष महीना, माघ, फाल्गुन, वैशाख, जेठ और आषाढ़ महीना में विवाह के लिए उत्तम बताया गया है। यदि कुंभ की संक्रांति चैत्र महीना तक जाता है तो उसमें विवाह किया जाता है, अर्थात होली के बाद भी विवाह होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे पिछले वर्ष जैसा हुआ था, अगले साल मेष की संक्रांति चैत्र महीना में ही हो जाएगी। तो चैत्र महीना से मेष की संक्रांति से विवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें सौर मास के अनुसार मुहूर्त का ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह से वृश्चिक का सूर्य यदि कार्तिक महीना में हो जाते हैं तो हरि प्रबोधिनी एकादशी के बाद विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता है। जब तक वृश्चिक के सूर्य नहीं होंगे तब तक विवाह आदि का मुहूर्त शुरू नहीं होता है। यह विचारणीय विषय है। यदि वृश्चिक का ही सूर्य पौष महीना में तक जाता है तो उसमें भी विवाह करते हैं। मकर की संक्रांति यदि पुष महीना में ही हो जाती है तो उसमें विवाह हो जाता है। जो निषेध मास है, पौष महीना, चैत्र महीना, एक खरमास महीना है, परंतु जब खरमास की समाप्ति हो जाती है तो विवाह प्रारंभ हो जाता है। उसमें गुरु शुक्र का अस्त नहीं होना चाहिए। मल मास यानी अधिक मास, 6 मास नहीं होना चाहिए, तभी विवाह संभव है। कल हम एक प्रसंग कहे थे, कुछ ऐसे मास हैं जो हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है परंतु ऋषियों के मत से ग्राह्य है। जैसे नक्षत्र में भी पारस्का गीत सूत्र में त्रिसु उत्तरादिशु करके लिखा है। यहाँ पर विशेष जनमानस में व्याप्त है, रेवत उत्तर रोहिण्यो मूलम स्वाति मृगमघा अनुराधास्य हस्तस्य विवाह मंगलप्रदा। इस नक्षत्र में विवाह करना चाहिए, परंतु पारस्का गीत सूत्र के अनुसार रेवती, अश्विनी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र भी विवाह में ग्राह्य है।
तो इस मत को भी मानने का प्रयास करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में आचार्य चूड़ामणि के अनुसार एक मत है जो पंजाब इत्यादि में ग्रहण किया जाता है, जहाँ श्रावण भादो में भी विवाह की कल्पना की जाती है। वह भी आचार्य चूड़ामणि का मत है। उसे भी यहाँ ग्रहण करने के लिए हम विद्वत जन से यह आग्रह करेंगे, चाहे हमारे धर्माचार्य लोग इस पर भी विचार करें कि जैसी आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अनुसार इसमें भी यदि विवाह किया जाए तो हमारे दृष्टिकोण से कोई खराब नहीं होगा, क्योंकि वह कोई अपना मत नहीं है, वह भी ऋषि के द्वारा प्रमाणित मत है। इस मत का भी ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से पारस्कर के मत के अनुसार श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, इससे मिलकर के 15 नक्षत्र हो जाते हैं विवाह के। उस तरह से विवाह के महीने भी बढ़ जाते हैं, उसमें विवाह किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, गुरु शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उस वर्ष विवाह आदि के मुहूर्त का बहुत अभाव हो जाता है। तो गुरु शुक्र अस्त के बारे में तो चूड़ामणि के मत के अनुसार भी अग्राह्य है, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु महीनों का जहाँ तक वर्णन है, चैत्र पौष विवर्जिता करके ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उसमें भी ग्रहण करने के लिए विद्वानों से आग्रह है कि इस पर भी विचार करें कि यह मत यदि लागू किया जाए तो इसमें क्या क्या गुण या क्या दोष हो सकता है, क्योंकि यह भी अग्राह्य नहीं है, इसे भी ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि पश्चिम के पंजाब तथा पर्वतीय लोग इन महीनों में भी विवाह करते हैं। आज के परिवेश के अनुसार लड़का विदेश में रहता है, वह छुट्टी लेकर के किसी तरह से श्रावण महीना में, भादो महीना में आ जाता है, और हमारे यहाँ के पंचांग में कोई मुहूर्त नहीं मिलता है। उनको आवश्यकता होती है कि वह अभी ही विवाह करके जाने वाले हैं, पुनः वह 2 साल 4 साल नहीं आने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हम विचार करें तो आचार्य चूड़ामणि के मतानुसार जो मुहूर्त दिया गया है उस पर विचार करके उस महीने में, और तो विवाह के सभी जो नक्षत्र ग्रह है उसी में करना चाहिए। मृत्युबाण, वैधृति, वैतिपात, भद्रा इत्यादि को त्याग करते हुए शुभ मुहूर्त का अन्वेषण करके उसमें यदि विवाह किया जाए तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर भी हमें सभी विद्वान से और धर्मशास्त्र के जानने वालों से तथा धर्माचार्यों से इस पर आग्रह है कि इस पर विचार करके अपना मत ग्रहण करें, अपना मत दें इस पर कि इस पर क्या करना चाहिए। आज के परिवेशानुसार समय में हमेशा जुगे जुगे महर्षिणाम स्वयं एवं व्यवस्था, महर्षियों ने हर युग में व्यवस्था को बनाया है। इसलिए इस व्यवस्था को बनाते हुए आज के परिवेश के अनुसार
इसे गोत्र में विवाह करने का बहुत बड़ा निषेध किया गया है, परंतु निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में गोत्र में विवाह करने के लिए भी परिहार बताया गया है। कितने दूरी के बाद विवाह करना चाहिए इसके बारे में भी मैं कल बताऊंगा, कल चर्चा करूंगा। क्योंकि आज की जैसी विषम परिस्थिति हो गई है, विषम परिस्थिति में मार्ग ढूंढना और समाधान देना हमेशा से हमारे ऋषि महर्षि और विद्वान करते आए हैं, और हमारे शास्त्रों में हर प्रकार का मार्ग बताया गया है। उस शास्त्रीय मार्ग को पकड़ते हुए कार्य को करना चाहिए, और उसको करने के लिए लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बस या त्रिबल शुद्धि के बारे में ही बताए कि लड़का के लिए गुरु सूर्यबल, कन्या के लिए गुरु का बल तथा चंद्रमा दोनों का बल देख करके विवाह करना चाहिए। परंतु नहीं बनता है तो स्वचे स्वभे स्वमैत्रेवा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरु ऋष्पास्तुर्जुगो पिष्टो नीचारिष्ट शुभोपेशन, इस प्रमाण वाक्य को मानते हुए यदि चौथे 8वें 12वें गुरु है लेकिन अपने उच्च राशि में है, कर्क राशि में है, धनु मीन राशि में है, अपने मित्र के घर में है, अपने नवमांश में है, अपने वर्गोत्तम में है, तो चौथे 8वें 12वें बृहस्पति रहते हुए भी शुभ माना जाता है। ऐसा इसका परिहार वाक्य है, ऐसा ऋषियों का मत है। हमारे यहाँ शास्त्र में हर प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। शास्त्रीय व्यवस्था को समाज के प्रचलन में देना यह विद्वानों का धर्म है, और यही विद्वता भी है कि समाज में जो कुरीतियां फैल रही है उस कुरीतियों में कैसे हम अर्धनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, जहाँ सब कुछ नाश हो रहा है वैसी स्थिति में कैसे हम समाज को शास्त्रीय ढंग से शास्त्र की मर्यादाओं को पालन करते हुए किस प्रकार से समाज को सही दिशा में ले जाएं, यह करना भी विद्वान का एक कर्तव्य होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण।